नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज मैं डेट के बारे में बात करूंगा। हम सबको मालूम है कि डेट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। इसके जितने बेनिफिट्स हैं उतने इसके नेगेटिव्स भी है। बट हम क्यों समझते हैं कि डेट हमारे बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है या इतना रिस्की भी है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हम डेट ज्यादा यूज करते हैं अपने बिजनेस में, जो प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस के, वो बहुत वाइडली फ्लक्चुएट हो सकते हैं। मतलब अगर हम डेट सही से यूज करें तो हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अगर डेट ढंग से नहीं यूज करा गया तो उसके प्रॉफिट्स गिर भी सकते हैं। सो इसलिए हम इस वीडियो में फर्स्टली फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है वो समझेंगे। देन हम उसके एग्जांपल देखेंगे कि कब फाइनेंशियल लेवरेज हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल रह सकता है। देन हम रिस्क भी देखेंगे और नेगेटिव्स भी देखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज के थ्रू केस स्टडी। एंड देन फोर्थ, वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल डी लेवरेज। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे आप न्यू स्टॉक समझेंगे। एंड लास्टली हम ओवरऑल पूरी वीडियो को कंक्लूड करेंगे कि कब डेट सही हो सकता है, कब रिस्की हो सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज? तो जैसे मैंने अभी बात करी थी कि फाइनेंशियल लेवरेज एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ग्रो भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपके प्रॉफिट्स कम भी हो सकते हैं। बट ये हमारी सेल्स और कॉस्ट तो सब सेम ही रह रहे हैं। तो वाई क्यों खाली बोरिंग से हमारे प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स होते हैं, उसमें अफेक्ट आ रहा है? तो दैट इज बिकॉज हम जब बोरिंग ज्यादा लेते हैं तो उससे हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते हैं। एंड सिंस इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, सो ऑल एल्स बीइंग इक्वल, अगर आपकी सेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो होगी तो प्रॉफिट्स आपके उससे ज्यादा भी ग्रो होंगे, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। एट द सेम टाइम अगर आपका बिजनेस कुछ ट्रबल में आ गया और उसकी सेल्स कम हो गई, उसके प्रॉफिट्स कम हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गए, तो उसके सिंस फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा रहेगी, तो उस चक्कर में उसके ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाएगी। तो आइडली जो भी बिजनेस ग्रो कर रहा है उसको यूज करना चाहिए बोरिंग, दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज। बट फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से आपका बिजनेस मॉडल भी काफी रिस्की हो जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँ। तो द बेसिक थियोरेटिकल फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल लेवरेज इज एबिट डिवाइड बाय ईबीटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ बिट मोर प्रैक्टिकली। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। तो इधर आप देख सकते हो, मैंने एक ये थियोरेटिकल एग्जांपल है, ये मैंने खुद से बनाया। नंबर्स थोड़े वियर्ड हो सकते हैं, बट आपको थोड़ा देख के वियर्ड भी लगेगा टेबल, बट घबराओ मत, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो देयर आर थ्री कंपनी। तीनों कंपनी में जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है इन द बिजनेस, दैट इज 100 रुपीज। सो ऑल दीज फिगर्स आर इन रुपीज, फॉर एग्जाम्पल। तो द बिजनेस इज इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज इन द बिजनेस। बट कंपनी ए ने पूरा जो भी पैसा 1000 रुपीज लगाया है, दैट इज थ्रू इक्विटी। तो ओनर ने जो पैसा दिया है उसके थ्रू उसने बिजनेस में पैसा लगाया। वेर एज कंपनी बी ने 50% जो पैसा है वो अपना खुद का ओनर्स का लगाया, एंड द सेम टाइम 50% उसने बोरिंग से लिया। तो टिल नाउ द बिजनेस इज सिंपल, एक ने डेट लिया, एक ने डेट नहीं लिया। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या उसके प्रॉफिट में अफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ टेकिंग डेट। तो इन केस है, मैंने ऐसा अज्यूम करा है कि सेल्स 1000 रुपीज की है एंड इसका 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज इसके कॉस्ट 500 रुपीज है, तो इसका EBITDA 500 रुपीज है। एंड एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन मैंने अज्यूम करा है कि दोनों बिजनेसेस का 200 रुपीज होगा। तो EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, दोनों बिजनेस की 300 रुपीज है। तो टिल नाउ सब सेम लग रहा है, अभी तक कुछ इफेक्ट आ नहीं रहा। नाउ दिस EBIT इज सिंस अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो अभी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट बाकी है। तो इन केस ए, सिंस इसने डेट लिया ही नहीं हुआ, तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी नेग्लिजिबल। तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमने जीरो ले लिया, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300 रुपीज है। एंड आई अज्यूम की टैक्स रेट 25% है, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 225 रुपीज इन केस से। एंड सिंस इसका इक्विटी कैपिटल वॉज ऑफ 1000 रुपीज एंड वन शेयर इज अराउंड 10 रुपीज, तो 100 शेयर हो गए हमारे इस बिजनेस में। तो 225 का मैंने 100 से डिवाइड करा तो मेरे को अर्निंग्स पर शेयर मिल गई, एंड इस बिजनेस की अर्निंग पर शेयर इज 2.25 रुपीज। साउंड सिंपल। नाउ इन केस बी, जिस पर डेट ज्यादा लिया हुआ है मैंने, उसका सेम EBIT वॉज 300 रुपीज, बट
सिंस मैंने 500 रुपीज डेट में लिया है एंड मैंने ऐसा ज्यूम करा है कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट इज 10%, तो मैं 500 का 10% दैट इज 50 रुपीज माइनस करूंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 250 रुपीज। एंड इसमें मैंने टैक्स माइनस कर दिया, तो मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 187.5 रुपीज। नाउ यू विल सी दैट बिकॉज मैंने डेट यूज करा है, इससे मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कम हो गए। एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आप डेट यूज करके अपने प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, पर इधर तो प्रॉफिट्स कम हुए, तो व्हाट इज द केस? यू विल सी कि पहले वाले केस में दैट इज कंपनी ए में हमने 100 शेयर्स रखे हुए थे, तो हर शेयर होल्डर को अपने शेयर पे 2.25 रुपीज की अर्निंग मिल रही थी। बट इन कंपनी बी, सिंस मेरे शेयर तो खाली 50 है, बिकॉज मेरा खुद का इक्विटी कैपिटल वॉज ओनली 500 रुपीज, 500 तो मैंने डेट से लिया है, तो मेरे टोटल शेयर खाली 50 हो गए। एंड अगर मैं अर्निंग पर शेयर निकालूंगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई टोटल इक्विटी शेयर, तो मेरा अर्निंग पर शेयर इज 3.75। So you can see पहले केस में it was only 2.25, but in second case it's 3.75 rupees. तो more than 50% चेंज आ गया इसके अर्निंग्स पर शेयर में फॉर द सेकंड केस। बट कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, बिकॉज सेम बिजनेस है, सेम कुछ है, इंटरेस्ट हम ज्यादा भर रहे हैं, तो भी हमारे शेयर होल्डर को अर्निंग्स क्यों ज्यादा आ रही है? तो दैट इज बिकॉज इफ यू विल सी द ROC, दैट इज आप अपने बिजनेस में जो टोटल कैपिटल डाल रहे हो उसमें आप कितना रिटर्न कमा रहे हो। So in case one, the ROC, that is the return on capital employed, is 30%. अब ROC का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज योर EBIT डिवाइड योर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंस हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1000 रुपीज, तो 300 डिवाइड बाई 1000 इज 30%। बट इन केस बी, सिंस हमारा टोटल कैपिटल तो 1000 रुपीज ही लग रहा है, तो इसलिए हमारा केस बी का भी ROC इज 30%। नाउ डू यू सी द सीन कि इसमें क्यों रिटर्न हमारे बढ़ रहे हैं, इसमें क्यों नहीं बढ़ रहे? इन केस ए, बिकॉज हमारा पूरा जो पैसा था हमने इक्विटी के थ्रू ही डाला था, तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो थोड़ा गिरा नहीं, एज इन खाली टैक्स कम हुआ, बाकी सब सेम ही रहा था। तो इफ यू विल सी द ROE नंबर इज 225 डिवाइड बाई 1000, मतलब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग मिली उनके टोटल इक्विटी बेस पे, तो उसका रेशियो होता है ROE। तो इस केस में हमारा ROE इज 22.5%। बट इन दिस केस, द सेकेंड केस, आप देख सकते हो कि हमारा जो ROE है वो सीधा 37.5% हो गया है। तो ऐसा क्यों है कि फर्स्ट केस में ROE कम हो रहा है बट एट द सेकेंड केस ROE बढ़ रहा है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। तो ट्रेडिंग इन इक्विटी ये कहता है कि इन केस आपका जो रिटर्न है इन योर टोटल बिजनेस वो अगर ज्यादा है वर्सेस योर कॉस्ट ऑफ डेट, लाइक इन दिस केस, बिकॉज बिजनेस 30% रिटर्न कमा रहा था अपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो अगर मैं अपने डेट होल्डर को खाली 10% कॉस्ट पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मेरे जो खुद का कैपिटल है उसमें तो मेरे को 30% का रिटर्न आ रहा है, दैट इज जो मैंने 500 रुपीज लगाया है। बट बिकॉज रेस्ट कैपिटल जो डेट वालों का लगा है, मतलब मेरा खुद का कैपिटल नहीं है, उसमें मैं खाली 10% ही पे कर रहा हूँ, जबकि मैं 30% कमा रहा हूँ, तो उसका जो डिफरेंस हो गया वो मेरे टोटल शेयर होल्डर्स को मिल गया। बिकॉज आज अगर मैं 30 रुपीज कमा रहा हूँ बट मैं अपने डेट होल्डर्स को खाली 10 रुपीज ही दे रहा हूँ, तो ये 20 रुपीज तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फ्री में आ गया, क्योंकि उन्हें कुछ एडिशनल कैपिटल तो लगाया ही नहीं। इस चक्कर में इवन दो द टोटल बिजनेस का रिटर्न इज 30%, बट सिंस मैंने डेट यूज करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ा दिया, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उस चक्कर में मेरा जो ROE है वो सेकंड बिजनेस का बढ़ गया। तो आप देख सकते हो मैंने विदाउट एनी ऑपरेशनल चेंजेस मैंने कैसे अपने बिजनेस का ROE दैट इज मेरे शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बढ़ा दिए फ्रॉम 22.5% टू 37.5%। तो इट साउंड सो सिंपल राइट? अगर आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बढ़ाना है तो आप सीधा डेट यूज कर लो और आपका ROE बढ़ जाएगा। बट अगर आप ये चीज नोट करोगे कि इस केस में ROC वॉज 30%, वाइल मेरा जो कॉस्ट ऑफ डेट था दैट वॉज ओनली 10%। बट वॉट इफ आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो मेरे ROC दैट इज द रिटर्न ऑन द कैपिटल दैट आई एम्प्लॉयड इन द एंटायर बिजनेस, उससे अगर ज्यादा हो आपका कॉस्ट ऑफ डेट, तो आपके बिजनेस में कैसे अफेक्ट होगा?
तो मैंने उसका भी एक केस बनाया इन कंपनी सी। एज यू कैन सी सेम फिगर्स है, डेट 500 रुपीज का है एंड इक्विटी 500 रुपीज का है, तो टोटल कैपिटल इज अगेन 1000 रुपीज। बट इन दिस केस हमने क्या अज्यूम करा था कि दोनों की सेल्स सेम है, 1000 रुपीज है। बट वॉट इफ कंपनी की सेल्स गिर गई फ्रॉम 1000 रुपीज टू 560 रुपीज, और उसके मार्जिन सेम रहे, ऐसा आई एम अज्यूमिंग, तो उसका जो एबिटा होगा दैट विल बी 280 रुपीज। नाउ बिकॉज कंपनी की स्केल कम हुई बट उसके जो फिक्स कॉस्ट थे वो तो सेम ही रह गए, तो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन पहले की तरह 200 रुपीज होगा। तो मैंने डेप्रिसिएशन भी लेस कर दिया, तो उससे मेरा एबिट दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो आया 80 रुपीज। नाउ यू कैन सी जिस बिजनेस का पहले एबिट 300 हमने रुपीज लेके समझा था, अब उसका बिजनेस 80 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड अगर उसका फिक्स कॉस्ट दैट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट वो सेम रहेगा, तो उसके प्रॉफिट में कितना इफेक्ट आ सकता है। तो एज यू कैन सी इस बिजनेस में बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट है ड्यू टू डेट, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 रुपीज हो गया। एंड अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज ओनली 22.5 रुपीज। एंड एज यू कैन सी इसका जो अर्निंग्स पर शेयर है दैट इज द पैट डिवाइड बाई द टोटल शेयर, दैट इज नाउ ओनली 0.225। जो प्रीवियस केस में 3.75 था, वो उसका सेल्स थोड़ा सा गिरा, लाइक सेल्स अच्छा खासा गिरा, नॉट सेइंग थोड़ा सा गिरा, बट 44% उसका सेल्स गिरा, तो उसका अब देखो आप उसका अर्निंग्स पर शेयर मोर देन 90% गिर चुका है। तो आप देख सकते हैं सिंस दिस बिजनेस जनरेटेड ओनली 8% रिटर्न इन दैट टोटल बिजनेस, तो अगर बिजनेस में खाली 8% आ रहे हैं एंड आपको अगर अपने डेट होल्डर्स को 10% देना है, तो 2% है वो कौन देगा, इक्विटी शेयर होल्डर देंगे टू देयर ओन पॉकेट। तो उस चक्कर में आप चेक कर सकते हैं ये बिजनेस की ऑल्दो टोटल आरओसी इज 8%, बट सिंस कॉस्ट ऑफ डेट इज हायर देन द रिटर्न ऑन द एंटायर बिजनेस, द रिटर्न दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स लाइक यू एंड मी जनरेट ऑन देयर इक्विटी शेयर्स विल रिड्यूस। तो इस केस में इसका जो आरओई है दैट इज 4.5%। और हमने पहले वाले केस में देखा था कि कैसे डेट यूज करके हमने आरओई बढ़ा दिया था। तो नाउ यू सी द कैच, हमारा डेट यूज करके हम अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम सिंस इंटरेस्ट कॉस्ट आर फिक्स्ड इन नेचर, तो अगर आपका सेल्स या आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो हल्का सा भी फ्लक्चुएट हुआ, तो आपकी जो बॉटम लाइन होगी दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग्स पर शेयर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो एज यू कैन सी मेरा खाली 40% अगर सेल्स का या प्रॉफिट का चेंज आ रहा है, उस चक्कर में मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा गिर रहा है, मोर देन 40% 50% गिर रहा है। एट द सेम टाइम मेरा अगर सेल्स और प्रॉफिट सेम रहा था, बट सिंस मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल वॉज वेरी हाई, तो उस चक्कर में मेरा आरओई बढ़ गया इवन तो मेरे बिजनेस में कुछ ऑपरेशनल चेंज नहीं आया। तो आप देख सकते हो जस्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग 50% डेट इन माई टोटल बिजनेस, मैंने कैसे इसकी अर्निंग बहुत वॉलेटाइल कर दी है। So this is why financial leverage can either make or break your businesses. So let's see the positive case of this. When leverage makes sense. So these are random screenshots of three companies. तो अब इधर देख सकते हो ये कंपनी ने अपने लास्ट 10 years में बोरिंग्स कितनी ऑलमोस्ट 10 times कर ली है। सिमिलर इन द सेकंड केस, सिमिलर इन द थर्ड केस। तो ये सब बिजनेसेस ने अपने लास्ट 10 years में बोरिंग्स बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली इंक्रीज करी है। एंड आई ये तीन कंपनीज का मैंने नेम भी लिखा हुआ है, द फर्स्ट कंपनी इज बजाज फाइनेंस, सेकंड इज चोलामंडलम फाइनेंस एंड थर्ड इज अरमान फाइनेंशियल। एंड अगर आप इनके 10 year केगर और आरओई देखोगे तो आपको अपना स्टोरी मालूम पड़ेगी। यू कैन सी इनका 10 साल का आरओ 10 year केगर दैट इज स्टॉक प्राइस का केगर इज ग्रेटर देन 30% इन ईच केस, जबकि सेंसेक्स से खाली 20% बढ़ा था। तो यू कैन सी कैसे इन्हें अपनी बोरिंग इंक्रीज कर करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना सारा रिटर्न बना। एंड यू कैन सी अनदर थिंग, ये सब बिजनेसेस का जो आरओई है दैट इज ग्रेटर देन 10-12% जो हम लोग रफली बॉल पार्क रखते हैं ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट या इक्विटी। तो सिंस इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज वेरी हाई, तो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा लेवरेज ये लोग यूज कर रहे हैं दैट इज फ्लोइंग टू देयर शेयर होल्डर्स। दिस इज द केस जहाँ पे आप लेवरेज यूज करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत सारा रिटर्न बना सकते हो। बट जो भी एक्सपीरियंस स्टॉक पिकर होगा ही विल नो द कैच। ये सारे बिजनेस एनबीएफसी बिजनेसेस है,
दीज आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एज वन कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ग्रो करना है, तो आइडियली आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज, आप जितना ज्यादा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे, उतना तो ज्यादा आप सेल कर पाओगे अपने कस्टमर्स को। बट इन केस ऑफ एन एनबीएफसी कंपनी, उनका की रॉ मटेरियल क्या होता है? उनका की रॉ मटेरियल इज कैश, द बोरिंग दैट दे हैव, which they ultimately lend at a higher rate. तो एनबीएफसी या बैंक होते हैं, उनको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो उनको अपनी बोरिंग इंक्रीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए उनकी बोरिंग जो है, उनका जो कैश है, देयर इज द की रॉ मटेरियल, जिसके बिना वो अपना बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकते। सो इन सम केसेस लाइक एनबीएफसी इन बैंक, जितना ज्यादा लेवरेज होगा, प्रोवाइडेड उनकी जो प्रोविजनिंग है दैट इज प्रॉपर, उनके जो एनपीए है ग्रॉस या नेट, वो सब प्रॉपर है, उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी प्रॉपर है। तो अगेन देयर आर सेवरल कैवियट्स, बट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, जो एनबीएफसी या बैंक्स अपना रिटर्न ऑन इक्विटी को हाई रख पाएगा और अपना लेवरेज इंक्रीज कर पाएगा, तो अल्टीमेटली उसके शेयर होल्डर्स को काफी बेनिफिट होगा। तो अगेन एज आई बीन कीप टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये एक एनबीएफसी का केस है। एंड एज यू कैन सी, ये सब बिजनेसेस का अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे, दैट इज द डेट डिवाइड बाय द टोटल शेयर होल्डर कैपिटल। Now the shareholder capital includes reserves as well as share capital. So ये सब businesses का आप अगर डेट टू इक्विटी देखोगे, तो दैट इज ग्रेटर देन 3 times and close to 5 times as well, like in the case of Arman Financial. So what is the idea behind this? रिसेंटली हमारे फर्म के एक इंटर्न ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था दैट ध्रुव, मैंने 2 कंपनी स्टडी करी, मुझे एक कंपनी की रिस्क प्रोफाइल बेटर लग रही वर्सेस द अदर। आई सेड, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या रीजन क्या उसके बिहाइंड? तो ही सेड कि इस बिजनेस का डेट टू इक्विटी इज लेस देन 1, क्योंकि हमको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है फाइनेंस की थियरी में कि डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 1, तो बिजनेस सेफ है। फाइल इन दिस केस द डेट टू इक्विटी ऑफ द कंपनी इज ग्रेटर देन 3 times, तो दिस इज अ वेरी रिस्की कंपनी। तो मैंने उसको समझाया ये कंसेप्ट कि डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट लेवरेज कंपोनेंट आपको चेक करना चाहिए। तो फॉर अ फाइनेंस बिजनेस, सिंस उनका कैश इज द लाइफब्लड ऑफ द बिजनेस, तो आइडियली आप जितना ज्यादा अपनी इन्वेंट्री दैट इज आपकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, उतना ज्यादा तो आप लेंड कर पाओगे। तो आइडियली अगर आपका लेवरेज इज रीजनेबल दैट इज बिटवीन 3 to 5 times, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका जो आरओई होता है, प्रोविजनिंग होती है, कलेक्शन एफिशिएंसी होती है, वो सब अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो सब बिजनेस की सेम है, तो आइडियली जो ज्यादा लेवरेज दे रहा है अपने बिजनेस को और स्टिल सेफ रख पा रहा है अपने बिजनेस को, तो दैट बिजनेस विल गिव बेटर रिटर्न। तो अगेन द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि किस बिजनेस में क्या लेवरेज होना चाहिए, rather than seeing a ballpark figure कि 1 time से कम है तो बिजनेस इज सेफ एंड 1 time से ज्यादा है तो बिजनेस इज रिस्की। So it depends on industry by industry. And now हमने पॉजिटिव केस तो देख लिया। Now you will see कि पॉजिटिव केसेस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आर जनरली मोर एप्लीकेबल टूवर्ड्स बैंकिंग एंड एनबीएफसी बिजनेसेस, बिकॉज उनका लाइफ ब्लड होता है कैश, बोरिंग। So in that cases फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। Now but let's see the negative case of financial leverage. So as you can see the case of Piramal Pharma. तो रिसेंटली पिरामल ग्रुप का डीमर्जर हुआ था, जिससे 2 एंटिटीज आ गई, पिरामल एंटरप्राइजेस एंड पिरामल फार्मा। तो पिरामल फार्मा जो था वो बिफोर डीमर्जर बहुत प्रॉफिटेबल था एंड मार्केट का वन ऑफ द फेवरेट फार्मा कंपनी भी था। तो व्हाट मैनेजमेंट डिड वाज, उनने जो बिजनेस का मेजोरिटी डेट था वो पिरामल फार्मा में ट्रांसफर कर दिया था। बाय, बिकॉज वो बिजनेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, तो वो इजीली पे कर पाता अपना डेट। एंड देयर वर सेवरल अदर थिंग्स इज वेल इन कंसिडरेशन, बट द थिंग इज पोस्ट डीमर्जर पिरामल फार्मा का जो डेट था वो काफी बढ़ गया, विच वाज आल्सो इन लाइन विद द न्यू केपेक्सेस दैट दे डिड। तो आइडियली सब सही लग रहा है, डीमर्जर भी हो गया, बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रो हो रहे हैं एंड बोरिंग्स भी ग्रो हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो जैसे आप इस केस में देख सकते हो, इसकी बोरिंग्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है विद इन 3 years। आई विल शो यू इसका इशू क्या है। हमने अब ऐसा अज्यूम करा था कि पिरामल फार्मा बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट कोई भी बिजनेस हो, वो हर साइकिल में गो थ्रू करता है। दैट इज, उसकी कभी मार्जिन बहुत ज्यादा हाई हो भी सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मार्जिन गिर भी सकते हैं, एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स बिजनेस की रोबस्टनेस या स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है। सो एज यू कैन सी इन द पिरामल केस, ऑल्दो इसका सेल्स ग्रोथ आ रहा था, बट इसका सेल्स ग्रोथ वाज नॉट दैट हाई
एट द सेम टाइम इसके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, तो अल्टीमेटली इसके प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा गिर गए ना। प्रॉफिट ज्यादा गिर गए उससे क्या इशू है, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ ही रहे, कम हुए बट बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जनरेट कर ही रहा है। Now, this is the reason why financial leverage can be incredibly dangerous, and that is why one should understand it in a better manner. So, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, हम जिससे बोरिंग बढ़ाई है, तो बोरिंग से हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट होते हैं। अब इंटरेस्ट कॉस्ट बीइंग कांस्टेंट इन नेचर, तो अगर आपका रिवेन्यू ग्रोथ आएगा, तो सिंस आपका फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, बाय आपका रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के पास आएगा। बट व्हाट इफ आपका रिवेन्यू ग्रोथ कम हो गया, और एट द सेम टाइम आपका जो प्रॉफिट्स है वो भी कम हुए, एंड आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहा। सो हायर फिक्स्ड कॉस्ट या सिमिलर फिक्स्ड कॉस्ट एंड लोअर प्रॉफिट्स, तो नाउ यू कैन सी कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन Piramal's case, although the business was generating incredible operating profits, डिस्पाइट फॉलिंग बाय मोर देन 50%, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफी अच्छे क्वांटिटी थी, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में काफी हाई थे। बट सिंस एक तो इसका डेप्रिसिएशन बहुत हाई था, एंड अगेन डेप्रिसिएशन इज अनदर फिक्स कॉस्ट, एंड सेकंड फिक्स कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट, वो भी बहुत हाई हो गया। तो इस टाइम पे इसकी प्रॉफिट्स गिरे, वाइल इसका डेप्रिसिएशन एंड इसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो एक फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ गया। तो अल्टीमेटली कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा डिस्पाइट रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। So this is the reason why one should understand कि डेट लेने से आपके इक्विटी के रिटर्न तो बढ़ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इन केस द बिजनेस गोज थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डाउन साइकिल, उसके प्रॉफिट्स बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं, एंड अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस लॉस मेकिंग में बन सकता है। एंड इफ वन इज प्रीव्यू ऑफ दिस कंपनी, तो रिसेंटली ये लोगों ने एक राइट्स इशू भी अनाउंस करा है ऑफ क्लोज टू 1000 करोड़, एंड वो ये फंड्स यूज करेंगे टू पे ऑफ द डेट। So as one can see, ये लोगों ने डेट लिया टू ग्रो देयर बिजनेस, बट अल्टीमेटली अब इनको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ रही है, जिससे ये अपना डेट पे ऑफ कर पाएंगे ना। आई वुड से कि इक्विटी एग्जैक्टली डाइल्यूट नहीं कर रहे बिकॉज राइट्स इशू है, बट यू गेट द जिस्ट कि आप अगर इक्विटी रेज कर रहे हो टू पे ऑफ योर डेट, इट इज नेवर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। So this shows the negative effects of a financial leverage even in a sound business. So with that being said, we have understood कि फाइनेंशियल लेवरेज के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एंड नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फाइनेंशियल डीलेवरेज। ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू स्क्रीन न्यू स्टॉक्स, जो मैं बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ, एंड आई विल अर्ज यू टू यूज दिस एज वेल, बिकॉज betting on financial leverage is tougher versus betting on financial deleverage. But firstly, financial deleverage होता क्या है? So as we understood, फाइनेंशियल लेवरेज में हम अपना बोरोइंग लेवल बढ़ा रहे हैं वर्सेस आवर अर्निंग, जिससे हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिले। एंड फाइनेंशियल डी लेवरेज इज एक्जेक्टली ऑपोजिट। इसमें हम अपना जो लेवरेज है दैट इज अ बोरिंग है, वो हम अपना रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गए, एंड अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो बढ़ जाएंगे। तो हियर हमारा फोकस खाली ईपीएस पे नहीं है, दैट इज अर्निंग पर शेयर होल्डर पे नहीं है, हम लोग ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज फाइनेंशियल डीलेवरेज। अब ये केस कैसा यूजफुल हो सकता है? इसके टू बेनिफिट्स है। एक तो आपको जैसे मैंने पहले समझा दिया कि हाई प्रॉफिट्स आएंगे। अब हाई प्रॉफिट्स क्यों आएंगे? बिकॉज आप अपना डेट कम कर रहे हो, एंड इफ यू अज्यूम कि अगर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स आपके कांस्टेंट रहते हैं, तो कांस्टेंट प्रॉफिट, लोअर बोरोइंग, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट, तो अल्टीमेटली बिकॉज आपके इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गए, तो आपका पैट जो होगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हायर होगा बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो गया। तो उस चक्कर में एक तो अगर आप अपनी बोरिंग्स कम करते हो, दैट इज अपनी फाइनेंशियली अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज करते हो, तो आपकी प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। इन द सेकंड मोर इंपॉर्टेंट केसेस, अगर आपने अपने बिजनेस की डेट कम कर दी, तो अल्टीमेटली दैट मेक्स योर अर्निंग्स लेस वॉलेटाइल एंड मोर कंसिस्टेंट इन नेचर, वाइल दैट शोज कि आपका बिजनेस काफी अब प्रॉफिटेबल भी हो रहा है, कि वो अपना खुद के प्रॉफिट से पे ऑफ कर पा रहा है डेट। बट इनकेस प्रॉफिट से नहीं भी पे कर रहा, अपना कुछ एसेट सेल करके पे कर रहा है डेट, दैट विल इंश्योर कि एक तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगा, तो उससे आपका जो बिजनेस हो जाएगा वो ज्यादा रोबस्ट हो जाएगा, कि अगर बिजनेस या इंडस्ट्री डाउन साइकिल में भी जाएगी, तो भी आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा बिकॉज उसका फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो गए। तो अल्टीमेटली अगर आपने डीलेवरेज कर दी अपनी बैलेंस शीट,
तो उससे आपका बिजनेस का रिस्क प्रोफाइल इंप्रूव हो जाएगा। एंड इसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है, दैट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इन्वेस्टर टूवर्ड्स वन बिजनेस, दैट विल रिड्यूस। क्योंकि आपको लगेगा चल अब ये थोड़ा बिजनेस स्टेबल है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकता है और इतना रिस्क भी नहीं है, तो इससे थोड़ा कम रिटर्न आएगा, हमको चल जाएगा। तो उस चक्कर में इसका जो वैल्यूएशन मल्टीपल होगा मार्केट में, वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं आपको सिंपल वे में समराइज करूं, तो अगर आपका लेवरेज कम होगा तो उससे आपके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, बिकॉज आपका बिजनेस कम रिस्की होगा, तो उसकी वजह से मार्केट आपके बिजनेस को हायर वैल्यूएशन मल्टीपल पे करेगा, तो उस चक्कर में आपके बिजनेस का शेयर प्राइस ही बढ़ सकता है। तो ये दो चक्कर की वजह से जनरली बिजनेसेस डीलेवरेज करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। नाउ मेरे दिमाग में 4-5 केसेस थे टूवर्ड डीलेवरेजिंग, बट सबसे बेस्ट केस स्टडीज ऑफ उषा मार्टिन। नॉट डिस्क्लेमर, मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाया था बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज नॉट इवन अ मार्केट पार्टिसिपेंट, बट स्टडिंग द पास्ट बिजनेसेस, व्हाट दे डिड, एंड लर्निंग सम न्यू मेंटल मॉडल्स फ्रॉम देम इज माय कोर फ्रेमवर्क। तो उषा मार्केटिंग के केस में क्या हुआ था, एज यू कैन सी, उषा मार्टिन के दो बिजनेस है। एक तो वायर एंड वायर रोप्स है, और सेकेंड इनका एक बिजनेस था स्टील प्लांट का। तो स्टील प्लांट का क्या बिजनेस था, बेसिकली ये लोग का जो वायर और वायर रोप्स बनाते थे, लाइक LRPC स्टैंड एंड अदर थिंग्स, तो उसका जो रॉ मटेरियल था दैट वाज स्टील। तो क्लोज टू 60% जो भी रॉ मटेरियल था वो स्टील ही था। तो ये लोग अपने खुद के स्टील प्लांट से स्टील सोर्स करते थे। तो इससे दे फेल्ट कि इन लोगों को बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिल रहा है, एज ये रॉ मटेरियल चीपली सोर्स कर पा रहे हैं क्योंकि खुद का प्लांट ही है। बट अब इशू में बताता हूँ क्या था इसमें। तो एज यू कैन सी, इनका जो बोरिंग था बिटवीन 2012 टू 2019 बहुत हाई था और कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा था। एंड देन यू कैन सी सडनली इन 2020 इनका बोरिंग गिर गया एकदम से, फ्रॉम 3600 करोड़ टू ओनली 600 करोड़। तो व्हाट हैपेंड, आप सेम टाइम पे इसका फिक्स्ड एसेट देखो, तो जो फिक्स्ड एसेट 4-5 thousand करोड़ का हुआ करता था, वो सीधा गिर के अब खाली 900 करोड़ का है। एंड एज आई सेड कि इनका स्टील प्लांट का भी बिजनेस था। सो व्हाट दे डिड इज, दे रियलाइज कि इनका जो स्टील प्लांट का जो बिजनेस था, दैट वाज नॉट मेकिंग वेरी हाई प्रॉफिट, वाइल उसके चक्कर में इनका जो बोरिंग था वो बहुत बढ़ रहा था। तो दे डिसाइडेड कि लेट्स सेल द स्टील प्लांट, उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम अपना बोरिंग पे ऑफ कर देंगे, जिससे हमारा बिजनेस रिस्क फ्री हो जाएगा, मतलब उसका रिस्क प्रोफाइल काफी इंप्रूव हो जाएगा। बट वाई सडन सेल ऑफ द स्टील प्लांट, तो आप देख सकते हो 2019-20 के टाइम तक इनके बिजनेस ऑपरेटिंग लॉसेस रिपोर्ट करने लग गए थे। एंड दिस इज अ टाइम इवन बिफोर कोविड, जब सब बिजनेस चल रहे थे। बट ड्यूरिंग दैट टाइम ये बिजनेसेस लॉसेस तो रिपोर्ट कर ही रहे थे, बट जैसे आप देख सकते हो कि इनका बिजनेस की जब स्केल भी कम हो रही थी तो इनके प्रॉफिट भी काफी कम होने लग गए थे। तो इफ उस टाइम पे किसी ने बिजनेस स्टडी करा था तो ही वुड हैव नोन कि इनका जो वायर रोप का बिजनेस है दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल, एंड उसमें ये लोग मार्केट लीडर भी है। बट जो स्टील प्लांट का बिजनेस है दैट इज वेरी कमोडिटाइज्ड इन नेचर, बहुत ज्यादा हाईली कैपिटल इंटेंसिव है नेचर में, और ये वो बिजनेस में लॉस भी रिपोर्ट कर रहे थे। तो दे डिसाइडेड कि लेट्स सेल द स्टील प्लांट, पे ऑफ द डेट्स, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये लोगों ने अपना स्टील प्लांट बेच दिया एंड अपनी बोरिंग रिड्यूस कर दी, वाइल ये लोगों ने अपना सोल फोकस खाली वो वायर रोप्स में बढ़ा दिया, जो बहुत अच्छा बिजनेस है इनका और अभी भी अच्छा कर रहा है काफी। तो आप देख सकते हो इनका स्केल काफी कम हो गया बिजनेस का। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ये लोगों ने फिर से धीरे धीरे करके अपना बिजनेस रीबिल्ड करा, सोनली खाली अपने वायर रोप से बिजनेस का रेवेन्यू ला रहे थे। बट डिस्पाइट नॉट ग्रोइंग द रेवेन्यूज अ लॉट इन द लास्ट 5 years, सिंस इनके इंटरेस्ट कॉस्ट जो थे दैट रिड्यूस फ्रॉम अराउंड 500 करोड़ टू ओनली 50-100 करोड़, 50-200 करोड़। इनके हम देख सकते हैं कि सिंस इनके फिक्स कॉस्ट कम हो गए, तो इवन दो इनके जो प्रॉफिट थे वो उतने हाई नहीं रहे, बट बिकॉज लोअर फिक्स कॉस्ट इनका अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो इम्प्रूव हो गया। तो ना यू विल वंडर, एक बिजनेस जिसने अपनी सेल्स कम कर दी, अपने प्रॉफिट्स उतने ज्यादा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी कम हो ही गए बेसिकली, बट जस्ट बिकॉज इनके अपने जो फिक्स कॉस्ट थे दैट इज द डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कम हो गई बिकॉज इन्होंने फिक्स एसेट बेच दिया। तो अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन जो थे स्टील के एसेट के वो तो हट ही गए। एट द सेम टाइम बिकॉज इनकी बोरिंग्स कम हो गई तो इनके इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो गई। तो लोअर डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट, उससे इनकी बैलेंस शीट डीलेवरेज हो गई, एंड अल्टीमेटली इनके जो प्रॉफिट्स थे वो डायरेक्टली बॉटम लाइन में फ्लो हो रहे थे बिकॉज इनके इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो गए।
So this is such an interesting case study. Despite not growing their revenues, despite descaling their businesses, despite selling off their assets, but just by reducing their borrowings, अपने फिक्स्ड कॉस्ट कम करे, बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट करा, तो उसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो 2019-20 के टाइम में इन्हें जब अपने बोरिंग कम कर दी थी, फ्रॉम दैट टाइम टू 3 years afterwards, this business has generated more than 15 times returns for its shareholders. मतलब आपने अपना बिजनेस का स्केल कम करके भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए 15 टाइम्स ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करा. सो दिस शोज द पावर ऑफ फाइनेंशियल डीलेवरेज. कैसे अपनी बोरिंग्स कम करके अपने बिजनेस को ज्यादा साउंड करके अपने इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन को कम करके अपने प्रॉफिट बढ़ा सकते हो. एंड अल्टीमेटली मार्केट ऐसे बिजनेस को वैल्यूएशन भी बेटर देगा बिकॉज रिस्क प्रोफाइल कम है. तो नाउ मैंने फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर ली, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव केस स्टडी की बात कर ली, फाइनेंशियल डी लेवरेज और उसके पॉजिटिव की केस स्टडी की बात कर ली. बट हम आइडेंटिफाई कैसे जज करें कि क्या लेवरेज लेवल सही है या क्या लेवरेज लेवल सही नहीं. तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड लेवरेज लेवल इज टू फोकस कि क्या इतना डेट लेके मेरे बिजनेस सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो एज यू कैन सी, मैं रिटर्न क्या बनाएगा बिजनेस उस पर तो फोकस कर ही नहीं रहा हूँ. मैं खाली ये सोच रहा हूँ कि बिजनेस अगर डेट ले रहा है बिजनेस से ज्यादा, तो उसका बिजनेस मॉडल सही रहेगा, रॉबस्ट रहेगा, आगे कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो द फोकस शुड बी ऑन कैपिटल प्रोटेक्शन rather than making some extraordinary returns through financing means. So first focus should be on capital protection and sustainability of business. And secondly, अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस देख रहा है जिसका ऑलरेडी बोरिंग बहुत ज्यादा है, बट वो फिर से मार्केट से और पैसा रेस कर रहा है टू पे ऑफ देयर एग्जिस्टिंग बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, तो आइडियली वन शुड अवॉइड दोस बिजनेसेस. बिकॉज आप अगर अपनी न्यू बोरिंग से अपनी ओल्ड बोरिंग को पे करोगे, देन आप एक डेट ट्रैप में फंस रहे हो. जो काफी बिजनेसमैन जो होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन स्पेशली इन इंडिया, वो काफी इस सब चीजों में फंसते हैं कि वो लोग न्यू बोरिंग ले रहे हैं ताकि वो खाली अपनी पुरानी बोरिंग की इंटरेस्ट पे कर पाए. तो दैट इज अ वेरी फेटल थिंग. एंड आपको डेट टू रीपे डेट वैसी सिचुएशन हमेशा अवॉइड करनी चाहिए इन योर ओन बिजनेसेस एज वेल एज इन वाइल इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेसेस. तो अगेन, खुद के बिजनेस में बोलना बहुत आसान है, बट जब इश्यूज आते हैं तब यू माइट नीड टू रेज सम डेट टू पे ऑफ दोस डेट. बट बिकॉज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग, वी हैव एन ऑप्शन टू चूज विच बिजनेस वी वांट टू इन्वेस्ट. तो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन वी कैन इंश्योर कि हम कम से कम रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. So again, debt to repay old debt is a big no-no. Then leverage affects valuation and risk profile of the business. मैंने पहले भी समझाया, मैं अभी फिर से समझाऊंगा कि अगर दो बिजनेसेस है जिनका पी एक का दिख रहा है कि 5 times है, पर दूसरे का पी 10 times है, तो डोंट थिंक कि सेकेंड बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इट चीप. काफी बार ऐसा भी होता है बिकॉज दोनों बिजनेस सेम प्रॉफिट कमा रहे होंगे और दोनों बिजनेस का सेल्स जो होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा टोटल बिजनेस में, वो सेम होगा. बट जस्ट बिकॉज सेकेंड बिजनेस डेट ज्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उसका जो ईपीएस है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है. तो उस चक्कर में उसका जो प्राइस टू अर्निंग होगा, दैट इज द प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस, वो हमें कम दिखेगा. बट दैट डजंट मीन कि द बिजनेस इज चीप. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल एग्जांपल. इन दिस केस एज यू कैन सी, ये दोनों बिजनेसेस सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों बिजनेस का सेम ही है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ए का ज्यादा, कंपनी बी का कम है. तो अब कैसे जज करें कौन सा बिजनेस सेफ है, कौन सा बिजनेस नहीं सेफ है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है. आइडियली दोनों बिजनेस की वैल्यूएशन सिमिलर ही होनी चाहिए बिकॉज दोनों सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं एंड दोनों बिजनेस में सेम कैपिटल एम्प्लॉयड है. बट बिकॉज कंपनी ए कम रिस्की है, तो आइडियली उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए. बट अगेन, अगर आप खाली सिंपल मेट्रिक जैसे प्राइस टू अर्निंग्स ये सब पे फोकस करोगे, तो यू विल सी दैट फॉर एग्जांपल दोनों बिजनेसेस का शेयर प्राइसेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से इसका ईपीएस 10 रुपीज होता, वाइल इसका ईपीएस 20 रुपीज होता, बट दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही है एंड दोनों शेयर प्राइस 100 रुपीज के होते. तो इन दिस केस 100 divided by 10, that is the share price of 100 divided by the hypothetical earnings of 10 rupees, उसका पी 10 times दिखता. While in this case
बिकॉज इसका ईपीएस एक्स्ट्रा दिख रहा है हमको शेयर का, तो अगर हम प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग करते तो ऑल्दो इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही है, बट बिकॉज इसका हाइपोथेटिकल अर्निंग्स 10 के बजाय 20 रुपीज हो गई ड्यू टू द यूज ऑफ डेट, तो इसका प्राइस टू अर्निंग पता है क्या होता है? तो हम 100 को 20 से डिवाइड करते हैं, तो इसका प्राइस टू अर्निंग 5 टाइम्स होता है। तो अगर आप खाली पी देखते हैं तो आपको ये बिजनेस एक्सपेंसिव दिखता, क्योंकि बिजनेस 10 के पी पे अवेलेबल है, और ये बिजनेस चीप लगता क्योंकि ये 5 के पी पे अवेलेबल है। बट अगर आप टोटल बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, तो वो तो सेम ही है ना। एंड आइडियली बिकॉज कंपनी का रिस्क प्रोफाइल बेटर है, तो इसकी वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए, इफ नॉट सेम। So the key point that I'm trying to make here is financial leverage can be good to a certain extent, as उससे आपके profits, there is profits to the shareholders बढ़ सकते हैं और आपके ROE भी बढ़ सकते हैं, but at the same time it can also distort your result, especially अगर आप खाली फेस वैल्यू में देख के इन्वेस्ट कर रहे हो कि लो पी स्टॉक है तो इन्वेस्ट कर दो, हाई पी स्टॉक है तो इग्नोर मार दो। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज के हेल्प टू सी कि अगर दो बिजनेसेस के आरओई सेम है, बट एक बिजनेस का डेट से ज्यादा आ रहा है आरओई और दूसरे का खाली प्रॉफिट मार्जिन से आ रहा है आरओई, या फिर अच्छा एफिशिएंसी की वजह से आ रहा है, तो आइडियली फर्स्ट बिजनेस वुड बी बेटर। एंड ड्यू टू एंड जस्ट ड्यू टू फाइनेंशियल लेवरेज दोनों के आरओई सिमिलर दिख सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज इज वेरी क्रूशियल इन सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द chaff। एंड लास्टली, कौन सा लेवरेज लेवल राइट है, इसका कोई एक राइट आंसर नहीं है। काफी बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो डेट टू इक्विटी जिनका वन से ज्यादा होता है तो भी प्रॉफिट क्रिएट कर पाते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और काफी बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनका डेट टू इक्विटी कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज उनके बिजनेस में कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो लोग बोरिंग लेके क्या अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस में। तो लुक एट द होल सीनरी कि मतलब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आईटी बिजनेस जनरली एसेट लाइट होते हैं, तो उनके लिए जनरली बोरिंग्स की इतनी नीड नहीं होती बिजनेस में, बिकॉज उनकी कुछ कैपिटल इंटेंसिटी नहीं है बिजनेस में, तो उनके इंटरनल अक्रूवल्स दैट इज द प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं, उससे उनका बिजनेस सस्टेन कर सकते हैं। तो उनको जनरली जनरली बोरिंग की इतनी नीड नहीं पड़ती। तो अगेन, अगर कोई बिजनेस बहुत बोरिंग कर रहा है इन एन आईटी बिजनेस, वाइल दूसरे प्लेयर्स नहीं करे, तो यू शुड चेक कि भाई ये बोरिंग कर क्यों रहता है, एक्सपेंस क्या है जो तू बोरिंग कर रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी, उनके बोरिंग जनरली हायर होगा बिकॉज उनका लाइफ ब्लड है क्या। तो आपको उसके लिए चेक करना है कि इनका बोरिंग्स अगर रेस कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट पे रेस कर रहे हैं, ऑल्सो फिर काफी सारे कैवेट्स रहते हैं, बट आइडिया टू सी कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या लेवल्स चलते हैं। तो अगर आप आईटी बिजनेस का लेवरेज बैंक से कंपेयर करोगे तो दैट विल बी अ वेरी फॉल्टी, so know the metrics that you need to check. So yeah, with that I will conclude the financial leverage part. इसमें हमने समझा कि फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके नेगेटिव चीजें क्या मतलब इवेंट्स क्या निकल सकते हैं या आउटकम्स क्या निकल सकते हैं, एंड क्या फाइनेंशियल डीलेवरेज होता है, कैसे हम स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं जिससे हमारे रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आप अपने फिक्स कॉस्ट कम कर रहे हो तो इवन दो आपके सेल्स या प्रॉफिट्स कांस्टेंट रहे, आपका बिजनेस की रिस्क प्रोफाइल भी इंप्रूव होगी, वाइल आपके ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट भी improve होंगे। तो हमने फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट कवर कर लिया। नाउ इन द कमिंग वीक, बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या डेट लेवल आइडियली होना चाहिए बिजनेस का। The rough metric for a manufacturing business can be anything below 1 times is generally safer. But again, idea of a business should be to maximize their shareholders' wealth. तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमको बिजनेस में खुद की इक्विटी के थ्रू डालना चाहिए और कितना हमको डेट लेना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैपिटल बजटिंग। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हम वेज यूज कर सकते हैं जिससे आप राइट सेगमेंटेशन कर सकते हैं कितना इक्विटी नीडेड है और कितना डेट नीडेड है, जिससे शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। एंड सेकेंडली, ऑपरेशनल लेवरेज के बारे में जैसे आपने देखा होगा हमने बात ही नहीं करा, हमने खाली फाइनेंशियल लेवरेज के लिए बात करी। ऑल्दो जो भी मेजोरिटी रिटर्न्स आते हैं बिजनेस के इन द लॉन्गर पीरियड, वो मोस्टली ऑपरेशनल लेवरेज की वजह से ही आते हैं। तो दैट इज वाई इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड वो हम एक सेपरेट वीडियो में कर करेंगे। तो टिल देन इट्स अ गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।